4 मंजिल वाले घर में 400 लोगों वाला ससुराल। यार हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम बचपन से साथ बड़े होंगे और साथ पढ़ेंगे और अब हमारी शादी भी एक ही घर में होगी। हाँ सच में ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है। लगता है भगवान हम पर बहुत मेहरबान है। अरे हाँ यार पता है मेरी मम्मी कह रही थी कि तुम तीनों तो वैसे भी इतनी बातें करती हो, ससुराल वाले तुमसे तंग आ जाएंगे। मैंने भी कह दिया मम्मी मेरे ससुराल में बात करने के अलावा और कोई काम है भी नहीं। सोनिया की बात सुनकर प्रीति और तान्या जोर जोर से हंसने लगती हैं। प्रीति और तान्या और सोनिया पक्की दोस्त हैं। इन तीनों ने साथ में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की थी। संयोग की बात ये रही कि तीनों के जीवन साथी आपस में सगे भाई निकले। अब तीनों का रिश्ता एक ही 4 मंजिला बड़े परिवार में तय हो चुका है। आज तीनों अपनी दोस्त राधा को पार्टी देने के लिए रेस्टोरेंट आई हैं। सही है भाई, तुम्हारे तो मजे हैं। अगर सच में तुम्हारा कोई देवर होता ना तो मैं भी उसी से शादी कर लेती। फिर हम चारों एक ही ससुराल में रहते और खूब मौज मस्ती करते। राधा की बात सुनकर चारों सहेलियां हंसने लगती हैं और साथ बैठकर खाना खाने लगती हैं। यार मैंने सुना है तुम्हारा ससुराल बहुत बड़ा है। अरे बेटा सुनने से क्या होता है, जब हम वहाँ जाएंगे ना तब तुझे सब बताएंगे। फिलहाल तो हम भी यही सुन रहे हैं कि 4 मंजिला बहुत बड़ा घर है। हाँ सच में इतने बड़े घर में तो बहुत सारे नौकर चाकर भी होंगे। अरे फिर तो मजे ही मजे हैं। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं तो नौकरी भी छोड़ दूंगी क्योंकि प्रमोद के घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। तीनों अपनी होने वाली शादी और ससुराल को लेकर बहुत उत्साहित हैं। वे अपने रिश्ते और होने वाले परिवार की खूब तारीफ करती हैं। चलो ठीक है भाई, तुम्हारी तारीफें तो खत्म होने वाली नहीं है। देखो काफी देर हो गई है, मम्मी इंतजार कर रही होगी। चलो अब घर चलते हैं हम सब। चारों सहेलियां रेस्टोरेंट से अपने अपने घर चली जाती हैं। कुछ ही दिनों बाद तीनों की शादी एक ही मंडप में धूमधाम से हो जाती है। आज तीनों का गृह प्रवेश है। तीनों बहुएं एक साथ कार से उतरती हैं। सोनिया क्या सोच रही हो, चलो जल्दी आओ। अरे घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? और यहाँ तो कितना अंधेरा है। हाँ प्रमोद जी, क्या हमारे घर प्रवेश के लिए कोई नहीं आएगा? जैसे ही प्रीति अपनी बात पूरी करती है तभी पूरे घर की लाइटें एक साथ जल उठती हैं। उसके सामने 4 मंजिला जगमगाता हुआ आलीशान घर दिखाई देता है। ये देखकर तीनों बहुओं की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने दादी, ताई, चाची और चारों नंदें आरती की थाली लेकर खड़ी होती हैं। ये देखकर तीनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। अरे आओ आओ मेरी घर की लक्ष्मी हो बेटा, दाहिने पे ऐसी कलश गिराकर तुम तीनों एक साथ इस घर में गृह प्रवेश करो। शांति दादी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश कराती हैं। तीनों बहुएं घर के अंदर आकर सबसे पहले सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। जीते रहो बेटा, खूब खुश रहो और जीवन में खूब तरक्की करो। भगवान तुम तीनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। ऐसे ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना। सभी बड़े अपनी नई नवेली बहुओं को ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। जैसे ही तीनों बहुएं आगे बढ़ने लगती हैं तभी चारों नंदें उनका रास्ता रोक लेती हैं। अरे अरे भाभी ऐसे नहीं, देखो हमने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। वाह, हमारे लिए तो तुमने कभी कोई गिफ्ट या सरप्राइज प्लान नहीं किया है। अपनी भाभियों से इतना प्यार। भैया आप क्यों चल रहे हैं? भाभियाँ तो नई नई आई हैं, लेकिन आप तो रोज हमारे साथ रहते हो। रिया की बात सुनकर पूरा परिवार हंसने लगता है। चारों नंदों ने पूरे घर में कदम कदम पर गिफ्ट बॉक्स रखे होते हैं। जैसे जैसे तीनों बहुएं घर के अंदर आगे बढ़ती हैं उन्हें हर कदम पर एक नया गिफ्ट मिलता है। अच्छा भाई, अगर तुम लोगों के सरप्राइज खत्म हो गए हो तो अब हम सोने जाएं। वैसे भी शादी की तैयारियों में बहुत थक गए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अब सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। निशा बहू तुम तीनों बहुओं को इनके कमरे दिखा देना और काजल बहू सबको दूध दे देना। देख सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तेरे दादाजी तो थोड़ी देर में चिल्लाना शुरू कर देंगे अगर देर हो गई तो। ये सुनते ही काजल जल्दी जल्दी चौथी मंजिल की ओर चली जाती है क्योंकि चौथी मंजिल पर पूरा किचन और डाइनिंग एरिया बना हुआ है। इधर निशा तीनों नई बहुओं को उनके कमरे तक छोड़ने चली जाती है। प्रमोद तुम्हारा घर तो सच में बहुत सुंदर है। इतना बड़ा और खूबसूरत होगा ये मैंने तो कभी नहीं सोचा था। घर भी सुंदर है और घर के लोग भी। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रमोद प्यार भरी नजरों से प्रीति की तरफ देखता है। हाँ भाई, कैसा लगा मेरा घर? मेरे घर के लोग से तो तुम पहली बार ही मिल रही हो ना? सच में सब बहुत अच्छे हैं और दिव्या रिया सब बहुत प्यारी हैं। वरना गांव में तो सब यही कहते रहते थे कि नंदे बहुत नकचिड़ी होती है। सोनिया की बात सुनकर सचिन हंसने लगता है। वाह, तुम्हारे बेड का गद्दा कितना सॉफ्ट है। इस पर तो बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ हाँ, आराम से अच्छी नींद लो, शादी की सारी थकान दूर हो जाएगी। इस तरह तीनों नवविवाहित जोड़े कुछ देर तक बातें करते हैं, फिर सभी आराम करने के लिए सो जाते हैं। अगली सुबह ठीक 5 बजे पूरे घर में तेज आवाज गूंजती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तुम सबके सब? आज चाय नाश्ता नहीं बनाना है क्या? कलावती, पूनम, पिंकी उठाओ अपनी नई नवेली दुल्हनों को। भला कोई इतनी देर तक सोता है क्या?
दादी की आवाज सुनकर कलावती, पूनम और पिंकी तुरंत उठती हैं और सीधे पहली मंजिल पर पहुंचती हैं, क्योंकि तीनों नई बहुओं के कमरे वही हैं। सोनिया, दरवाजा खोलो बेटा। सचिन देखो ना, इतनी सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है। सचिन उठकर दरवाजा खोलता है। अरे मम्मी, सोनिया तो बाथरूम में नहाने गई है, मैं अभी उसे भेजता हूँ। हाँ, जल्दी भेज दे। घर की बहू इतनी देर तक सोती हुई अच्छी नहीं लगती, और अपनी पत्नी को इस घर के कायदे कानून भी अच्छे से समझा देना। इतना कहकर कलावती वहाँ से चली जाती है। तुमने मम्मी से झूठ क्यों बोला? और कौन से कायदे कानून सिखाने हैं? ये घर है, कोई पुलिस थाना थोड़ी है। अरे मजाक बाद में करना, दादाजी बहुत पाबंद हैं, उन्हें हर चीज समय पर चाहिए, मतलब समय पर ही चाहिए, नहीं तो पूरे घर में कोहराम मचा देते हैं। अब जल्दी जल्दी नहा धोकर अच्छी बहू की तरह तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी पहली रसोई है। सचिन की बात सुनकर सोनिया मुस्कुरा देती है। चलो कोई बात नहीं, आज पहली रसोई है इसलिए जल्दी उठना ही होगा शायद। ये सोचते हुए सोनिया नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ तान्या और प्रीति को भी बिल्कुल इसी तरह जगा दिया जाता है। यार आर्यन, मैं तो सारे अलार्म बंद करके सोई थी, लेकिन तुम्हारे घर में तो बहुत तगड़ा अलार्म है। इनकी आवाज तो सायरन से भी तेज है। ऐसी नींद खराब की कि उठना ही पड़ गया। अब उठी गई हो तो जल्दी जल्दी रसोई में चलो, आज आपकी पहली रसोई है। तीनों नई दुल्हनें पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे भाई, कहाँ हो तुम सब लोग? आज घर में खाना कब बनेगा? क्या अब नाश्ते के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा? कमला, अपनी बहू को समझा दो, इस घर में ये देरबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हमने बहू को बता दिया है, निशा और काजल उन्हें लेकर आती ही होंगी। इतने बड़े परिवार में हर किसी को हर काम समय पर चाहिए होता है, लेकिन नई बहुओं को अभी इन नियमों की आदत नहीं है। इधर काजल और निशा पहली मंजिल पर तीनों बहुओं को लेने पहुंचती हैं। प्रीति, सोनिया, तानिया, जल्दी चलो, आज तुम तीनों की पहली रसोई है। जेठानी जी, पहली रसोई तो है, लेकिन जाना कहाँ है? रसोई तो यही है। अरे बाबा, इस रसोई में सबके लिए खाना नहीं बनता। असली रसोई तो चौथी मंजिल पर है। लेकिन यहाँ क्यों नहीं बना सकते? ये भी तो रसोई है, यहाँ भी तो सब सामान रखा है, क्योंकि ये बहुत छोटी रसोई है। ऊपर चलो, सब अपने आप समझ आ जाएगा। तीनों बहुएं निशा और काजल के साथ ऊपर जाने लगती हैं। जेठानी जी, आप सीढ़ियों से क्यों जा रही हैं? घर में लिफ्ट होगी ना, चलिए लिफ्ट से चलते हैं। तान्या की बात सुनकर निशा और काजल हंसने लगती हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। वैसे हमारे घर में लिफ्ट नहीं है। ये सुनते ही तीनों बहुओं को जोर का झटका लगता है और वे चुपचाप उनके पीछे पीछे चौथी मंजिल की ओर चल पड़ती हैं। हे भगवान, और कितनी सीढ़ियाँ हैं? मेरी तो सांस फूल रही है और मेरे तो दोनों पैर ही दुखने लगे हैं। अच्छा, अभी तो ऊपर चढ़ रही हो, दिन भर ऊपर नीचे पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब क्या होगा मेरी प्यारी प्यारी देवरानी जी। हाँ भाई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन लोगों ने चौथी मंजिल पर किचन क्यों बनाया है। हंसते बैठते और बीच बीच में सांस लेते हुए आखिरकार पांचों बहुएं चौथी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। हे भगवान, ये घर का किचन है या गुरुद्वारे का लंगर? और ये इतने बड़े बड़े बर्तन, क्या कोई भंडारा हुआ था क्या? नहीं नहीं देवरानी जी, ऐसा भंडारा तो यहाँ रोज ही होता है। जैसे ही पांचों बहुएं रसोई में प्रवेश करती हैं, वे विशाल रसोई, बड़े बड़े बर्तन, विशाल पतीलों में चढ़ी चाय, एक तरफ बड़े टब में भीगी हुई दाल और पहले से रखी सब्जियों की तैयारी देखकर हैरान रह जाती हैं। लगता है हमारी पहली रसोई की खुशी में ससुराल वालों ने भंडारा रखा है, तभी तो इतना सारा खाना बनाया जा रहा है ना जेठानी जी? मैं सही कह रही हूँ ना? नहीं भाई, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। दरअसल ये तो सिर्फ नाश्ता है, अभी लंच और डिनर अलग बनेगा, और ये किसी बाहर वालों के लिए नहीं, सिर्फ घर वालों के लिए है। आखिर 400 लोगों का खाना है, 4 लोगों का थोड़ी ना है। ये सुनकर तीनों बहुएं हैरानी से अपने माथे पर हाथ रख लेती हैं। क्या सच में 400 लोगों का ससुराल? ये तो सचिन ने मुझे कभी बताया नहीं। कोई बात नहीं, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो सचिन भैया ने नहीं बताई होंगी, लेकिन हमें ना धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तीनों देवरानियां और दोनों जेठानियां आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी नीचे से आवाज आती है। भाभी लोग, क्या कर रही हो आप? आज तो आप 2 से 5 हो गई हो, फिर भी अभी तक नाश्ता नहीं बना। बातें छोड़ो, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। देखा, अगर थोड़ी देर और बातें करते रहे ना तो पूरा ससुराल यहीं आ जाएगा। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तीनों बहुएं तुरंत अपना अपना काम संभाल लेती हैं। एक ब्रेड सेकती है, दूसरी सबके लिए चाय डालती है और तीसरी नमकीन मठरी सजाने लगती है। लो जी, अब इसे डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं, सब लोग आकर खा लेंगे। नहीं बाबा, यहाँ ऐसा नहीं होता है, सबको एक एक मंजिल पर जाकर नाश्ता देना पड़ता है। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, हम इतना सारा सामान लेकर कैसे उतरेंगे? यही काम तो हम रोज करते हैं और यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। इस घर के लोगों को तो लगता है कि यहाँ की बहुएं नहीं जादूगर हैं। इतना कहकर निशा मुस्कुराते हुए चाय की ट्रे उठा लेती है। उसके पीछे काजल ब्रेड टोस्ट लेकर चल पड़ती है। तीनों नई बहुएं भी एक एक सामान उठाकर उनके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती हैं। सबसे पहले वे तीसरी मंजिल पर नाश्ता पहुंचाती हैं। भगवान, अभी से मेरे पैरों में दर्द होने लगा है, आज पूरे दिन क्या होगा? हाँ यार, सच में कहाँ फंस गए हम। लगता है इन लोगों ने हमें धोखे से फंसा लिया है।
कल तक जिस 4 मंजिला ससुराल को लेकर तीनों बहुएं बहुत खुश थीं, अब वही खुशी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। उन्होंने जैसा सोचा था, यहाँ सब कुछ उससे बिल्कुल उल्टा निकला। जैसे तैसे नाश्ते का काम खत्म होता है, फिर 5 बहुएं मिलकर दोपहर का खाना भी तैयार कर देती हैं। तभी निशा बहुत सारे टिफिन लेकर आती है। भगवान, इतना समय तो खाना बनाने में भी नहीं लगा जितना इन टिफिनों को पैक करने में लग जाएगा। कोई बात नहीं, हम एक नहीं पूरे 5 लोग हैं, मिलकर कर लेंगे। मुझे तो यही समझ नहीं आता है कि आप दोनों इतने आराम से ये सब कैसे कर लेती हो। अब तो आदत हो गई है, आखिर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। काजल की बात में उसकी मजबूरी साफ झलक रही होती है, लेकिन काम इतना ज्यादा होता है कि कोई भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाता है। सभी मिलकर सबके लिए लंच पैक करने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शुक्र है भगवान का, 2 वक्त का काम तो निपट गया। अब अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करेंगे। हाँ यार, सच में बहुत थक गए हैं। चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, वरना फिर शाम का काम शुरू हो जाएगा। तीनों बहुओं के कमरे पहली मंजिल पर हैं, जबकि रसोई 4थी मंजिल पर है। जैसे ही वे इतनी सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में पहुंचती हैं और मुश्किल से बिस्तर पर बैठती हैं, तभी ऊपर से आवाज आती है। अरे दिन में कौन सोता है, रात को क्या तुम लोगों को कहीं युद्ध लड़ने जाना है? जल्दी करो, डिनर की तैयारी करो। आज नाश्ता तो तुमने 12 बजे करवाया था, क्या डिनर भी 12 बजे ही करवाओगी? अरे यार, ये कैसी मुसीबत मोल ले ली है हमने। ये लोग तो हमें 2 मिनट बैठने भी नहीं दे रहे हैं। इतने में तीनों के पति भी बाहर से काम करके घर लौट आते हैं। आर्यन, क्या तुमने शादी इसलिए की थी कि मैं तुम्हारे घर में बस ऐसे ही काम करती रहूं? अरे यार, क्या तुम भी शुरू हो गई। अभी अभी बाहर से आया हूँ, न चाय न पानी पूछा, आते ही शिकायतें शुरू कर दी। दूसरी तरफ प्रीति भी अपनी सारी झुंझलाहट प्रमोद पर निकाल देती है। प्रमोद जी, मेरी मानो तो मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, मेरा तो यहाँ रहने का मन नहीं है। प्रीति की बात सुनकर प्रमोद बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इधर तीनों बहुएं फिर पहली मंजिल से 4थी मंजिल पर पहुंचती हैं और रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। हे भगवान, इतना सारा आटा तो मेरे घर में पूरे 1 साल में भी नहीं बनता होगा, जितना यहाँ 1 दिन में ही बन जाता है। हाँ, और मुझसे तो आज भी बेलन ठीक से नहीं चल रहा है। और इतने सारे चावल, इनमें कड़छी चलाना भी किसी जंग जीतने से कम नहीं है। तीनों बहुएं इसी तरह बातें करते हुए काम करती रहती हैं। खाना तैयार होने के बाद फिर से एक एक मंजिल पर जाकर सबको खाना परोसती हैं। लगभग 12 बजे जाकर उनका सारा खाना खत्म होता है और वे थकी हारी अपने अपने कमरों में पहुंचती हैं। यार, इनके आने से हमारा काम तो आसान हो गया है, लेकिन मुझे इन तीनों पर बहुत तरस आ रहा है। हाँ सच में, हमें भी कभी ऐसे ही सब झेलना पड़ रहा था। मजबूरी ही है, 4 मंजिला ससुराल में 400 लोग रहते हैं। ये बात तो यहाँ आने के बाद ही पता चलती है। दोनों जेठानियां आपस में बातें करती हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। अब इनकी सुबह 5 बजे शुरू होती है और रात 12 बजे खत्म होती है। तीनों सहेलियों को आपस में बैठकर बात करने का भी समय नहीं मिलता, क्योंकि जरा सी भी देर होते ही घर वाले आवाज लगाने लगते हैं। एक काम करते हैं, आज थोड़ा चावल ज्यादा बना लेते हैं ताकि रोटी कम बनानी पड़े, और सब्जी भी सिर्फ 2 ही बनाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा, कम से कम थोड़ा समय तो मिल जाएगा। मुझे तो यहाँ आए हुए घुटन सी महसूस होने लगी है। न घर पर ठीक से बात हो पाती है और बाहर जाना तो भूल ही जाओ। तभी इतने में कलावती वहाँ आ जाती है। अरे बहू, तुमने क्या हमारे घर को जेल समझ रखा है? अगर तुम्हारा बाहर जाने का मन कर रहा है तो बता देती, हमने तुम्हें रोका थोड़ी है। कलावती की बात सुनकर तीनों बहुओं के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो ससुराल वाले इन्हें 1 मिनट का भी खाली समय नहीं देते हैं, आखिर वे बाहर भेजने के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या सच में आप लोग हमें बाहर जाने से मना नहीं करेंगे? और नहीं तो क्या, हम तुम्हें बाहर जाने से क्यों रोकेंगे? अच्छा, फिर घर का काम कौन करेगा? घर का काम भी हो जाएगा। चलो मेरे साथ नीचे चलो। जैसे ही तीनों बहुएं कलावती के साथ नीचे आती हैं, वहाँ दुर्गेश दादाजी और शांति दादी पूरे परिवार की क्लास लगा रहे होते हैं। कमला, पूनम, तुम लोग क्या करती हो? अरे रसोई का सारा सामान खत्म हो गया है। औरतें घर की अन्नपूर्णा होती है और तुम लोग घर में तंगी लाना चाहती हो? अरे माँ जी, अभी राशन है, मैंने तो लिस्ट भी बना रखी है। छोड़ो तुम्हारी लिस्ट, तुम्हारा लाया हुआ सामान इस घर में 2 दिन भी नहीं चलता। सरला बहू, तुम मुझे सामान बता दो, मैं खुद लिस्ट बनाता हूँ। दुर्गेश दादाजी खुद राशन की सूची तैयार करते हैं। नहीं दुल्हने, प्रीति, तानिया और सोनिया, आज तुम लोग मार्ट से सामान खरीद कर लाओ, इसी बहाने बाहर भी घूम लोगी। ये सुनते ही तान्या अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान, मैंने कैसे सोच लिया कि ये लोग हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे। यहाँ भी हमसे काम करवाया जा रहा है। अरे क्या बड़बड़ा रही हो, ये लो पर्ची पकड़ो और जल्दी जाओ। तीनों बहुएं कमला के साथ मार्ट पहुंच जाती हैं। कमला एक ट्रॉली निकालती है और तीनों बहुएं उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। अरे तुम लोग खाली हाथ क्यों घूम रही हो? क्या सारा सामान एक ही ट्रॉली में आ जाएगा?
जाओ अपनी अपनी ट्रॉली ले आओ। तीनों बहुएं अपनी अपनी ट्रॉली लेकर आती हैं और सूची के अनुसार सामान भरना शुरू कर देती हैं। 20 किलो उड़द की दाल, 20 किलो मूंग की दाल, 20 किलो मसूर की दाल, 5 किलो नमक, 1 किलो जीरा, 100 किलो चीनी, 100 किलो चावल, 200 किलो आटा। इतना सारा राशन सुनकर तीनों बहुओं का सिर चकरा जाता है। हे भगवान, ये इंसान है ये जानवर, इतना कौन खाता है? क्या पूरे साल का राशन एक ही दिन में खरीदेंगे? तुम्हें लगता है 400 लोगों में ये राशन पूरे साल चलेगा? हर एक महीना चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तीनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी अरे यहाँ भी तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही हैं। जल्दी जल्दी सामान भरो, फिर घर जाकर खाने की भी तैयारी करनी है। सरला की बात सुनते ही तीनों बहुएं तेजी से सामान भरती हैं और फिर बिलिंग काउंटर पर पहुंच जाती हैं। भैया कुल कितना हुआ? आपका सब मिलाकर कुल 1,50,000 रुपया हुआ है। बिल की रकम सुनकर तीनों बहुओं को जोर का झटका लगता है। यार हमारी तो साल भर की कमाई 1.5 लाख हो गई और ये लोग एक महीने का राशन ही 1.5 लाख का खरीद रहे हैं। तुम तीनों खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से सारा सामान गाड़ी में रखो, फिर घर भी जाना है। तीनों बहुएं बड़ी बड़ी बोरियां उठाकर गाड़ी में रखने लगती हैं। उसी समय राधा अपनी कार से उसी रास्ते से गुजर रही होती है। उसकी नजर तान्या और सोनिया पर पड़ती है। अरे ये तो तान्या और सोनिया है। इनकी शादी तो इतने बड़े 4 मंजिला घर में हुई थी, फिर ये यहाँ इतना सामान क्यों उठा रही है? दूसरी तरफ सोनिया भी राधा को देख लेती है। अरे जल्दी मुंह फेर लो वरना हमारी तो पोल खुल जाएगी। राधा सबको बता देगी। तीनों जानबूझकर दूसरी तरफ देखने लगती हैं। राधा उन्हें फोन भी करती है लेकिन वे उसका फोन नहीं उठाती और सारा सामान लेकर घर लौट आती हैं। बउआ सामान आ गया है, चलो फटाफट रसोई में पहुंचा दो। दादी इतना सारा सामान पहली मंजिल से चौथी मंजिल तक कैसे जाएगा? हाँ दादी, आर्यन और बाकी भैया आ जाएंगे तो वही रखवा देंगे। बिल्कुल नहीं, हमारे घर में रसोई का सारा काम औरतें ही करती हैं। मर्द रसोई के सामान को हाथ नहीं लगाते हैं। हे भगवान, ये कैसा नियम है? हर जगह हमारी ही परीक्षा क्यों होती है? तीनों बहुएं बुरी तरह थक चुकी होती हैं लेकिन फिर भी उन्हें सारा राशन चौथी मंजिल की रसोई तक पहुंचाना पड़ता है। इसके बाद वे रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। अरे भाई सोनिया, तुमने इतना कम आटा क्यों गूंथा है? जेठानी जी आपको कम लग रहा है, मैंने पूरे 10 किलो का आटा गूंथा है। अरे हम तुम्हारी दुश्मन थोड़ी है जो तुमसे ज्यादा काम करवाएंगे, लेकिन हमें पता है थोड़ी देर में ये सब खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा कहा जाएगा कि और आटा गूंथो, ये बना लो वो बना लो। निशा की बात सुनकर तान्या चुपचाप उसमें और आटा मिला देती है। बेचारी सोनिया फिर से आटा गूंथने लगती है। इस तरह पांचों बहुएं मिलकर पूरे 400 लोगों के लिए रात का खाना बनाने में जुट जाती हैं। अरे भाभी, और कितना समय लगेगा खाना बनाने में? आप लोगों ने तो हमारे घर का पूरा रूल रेगुलेशन ही खराब कर दिया है। नाश्ता 11 बजे, लंच 4 बजे और डिनर 12 बजे। गुड्डन की बात सुनकर तान्या मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। चारों की चारों महारानी बस बातें ही बनाती रहती है। मजाल है कि कोई काम में भी हाथ लगा दे। हम तो यहाँ नौकर बनकर रह गए हैं। एक के बाद एक नीचे से सभी की आवाजें आने लगती हैं। इधर पांचों बहुएं जल्दी जल्दी खाना परोसती हैं और एक एक मंजिल पर जाकर सबको खाना देकर आती हैं। हे भगवान, मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ कि अब तो खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। यार तुम लोग भी कैसी एक्टिंग करती रहती हो? घर के काम में भला कोई इतना भी थकता है क्या? हमें देखो, पूरे दिन बाहर काम करते हैं, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना पड़ता है। बस रहने दो, मेरा खून मत चलाओ वरना सारा गुस्सा तुम पर ही निकल जाएगा। प्रीति की बात सुनकर प्रमोद चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है और पूरा परिवार सो जाता है। अगली सुबह, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फटाफट नाश्ता बना दो, आज वैसे भी हमें बाहर जाना है। पांचों बहुएं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती हैं और फिर एक एक मंजिल पर जाकर सबको नाश्ता पहुंचाती हैं। कमला जल्दी चलो, अगर और देर हुई तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। देखो मैं तो कब से तैयार बैठी हूँ, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। जो 5 मिनट में तैयार नहीं मिला उसे यही छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह दादा दादी, सास ससुर और घर के बड़े लोग अपने खास दोस्त के यहाँ रिसेप्शन पार्टी में चले जाते हैं। घर पर सिर्फ पांचों बहुएं रह जाती हैं क्योंकि घर की सफाई, कपड़े धोना और बाकी काम अभी भी बाकी होते हैं। हे भगवान, कितना सुकून है, आज लंच में 400 लोगों के लिए पकवान नहीं बनाने पड़ेंगे। तान्या अपने कमरे में राहत की सांस लेती है। तभी 5वीं मंजिल से सोनिया उसे फोन करती है। तान्या, प्रीति 5वीं मंजिल पर आ जाओ, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। मैंने सबके लिए कड़क कॉफी भी बना ली है, निशा और काजल दीदी को भी साथ ले आना। आज घर में कोई बड़ा नहीं है, इसलिए पहली बार पांचों बहुओं को थोड़ा खाली समय मिलता है। सभी 5वीं मंजिल पर बैठकर साथ में कॉफी पीने लगती हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। ऐसे माहौल में हम ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे आप दोनों की शादी हमसे पहले हुई थी, आपने कभी इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? देखो भाई, हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हमारी शादी की थी। हाँ, मेरा भी यही हाल है। जब भी हमने किसी काम के लिए मना किया या शुरू में विरोध करने की कोशिश की तो दादी ने धमकी दे दी कि हमें वापस मायके छोड़ाएंगी।
बस अपने घर को टूटने से बचाने के लिए ही हम चुपचाप सहते रहे और काम करते रहे। निशा और काजल की बातें सुनकर तान्या, सोनिया और प्रीति बहुत दुखी हो जाती हैं। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पांचों बहुएं साथ बैठकर कड़क कॉफी की चुस्कियां लेती हैं। शाम होते ही घर के सभी लोग वापस घर लौट आते हैं। देखो वहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था है। सतपाल, उनकी बहुएं कितनी अच्छी है। बाहर से स्टाफ आया हुआ था, फिर भी वो खुद काम कर रही थी। और क्या, हमारी भाभीयों की तरह कामचोर थोड़ी है जिनसे बार बार कहकर काम करवाना पड़े। दिन रात मेहनत करके 400 लोगों का खाना बना के घर साफ करने और कपड़े धोने के बाद भी बहुओं के काम की कोई कदर नहीं होती है। जैसे ही सभी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, अरे कहाँ मर गई तुम सबके सब? घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? क्या सबको सांप सूंघ गया है? कोई बोल ही नहीं रहा है। दादाजी आप गुस्सा मत करो, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैं जाकर देखता हूँ। सभी घर वाले अपने अपने कमरों की तरफ जाते हैं और लाइट जलाते हैं। आज ये बहू कहाँ है? बुलाने पर भी नहीं आ रही। लगता है जाकर देखना पड़ेगा। कलावती सोनिया के कमरे में जाती है। सोनिया बहू, क्या हुआ? आज डिनर नहीं बनाना है क्या? मम्मी जी, मेरे पेट में दोपहर से ही दर्द हो रहा है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही उठने की। दूसरी तरफ, प्रीति उठ जा, आज खाना नहीं बनाना है क्या? क्या सबको भूखा रखेगी? मम्मी जी क्या बताऊं, बहुत तेज बुखार है, उठते ही चक्कर आने लगते हैं। बस बस रहने दे, ये बहानेबाजी यहाँ नहीं चलेगी। चुपचाप उठो तीनों और खाना बनाओ। इधर सोनिया की सास भी उसे उठा देती हैं। आखिरकार पांचों बहुएं फिर से रसोई में पहुंच जाती हैं। हमें तो पहले से ही पता था कि इन पर हमारी बीमारी का कोई भी असर नहीं होने वाला। आप थोड़ा सब्र रखो दीदी, ये तो बस अभी शुरुआत है। तीनों बहुएं बीमार होने का बहाना करती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें रसोई में आकर खाना बनाना पड़ता है। इस बार वे जानबूझकर खाने में ज्यादा नमक और मिर्च डाल देती हैं। जैसे ही पूरा परिवार खाना खाने बैठता है, अरे खाने में इतना नमक किसने डाल दिया है? इतना नमक वाला खाना खाकर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इस खाने को लेकर जाओ यहाँ से तुरंत। अरे पापा, इसमें तो इतनी मिर्ची है कि खाया ही नहीं जा रहा। खाने में इतनी मिर्ची ज्यादा कौन डालता है? ओहो, क्या आप लोग खाना बनाना भूल गए हो या पहली बार खाना बनाया है? पता नहीं किस जन्म का बदला उतार रही हो तुम लोग। इतना तीखा और नमकीन खाना कौन बनाता है? तीनों बहुओं ने जानबूझकर खाना खराब बनाया था, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए घर वाले दोबारा खाना नहीं बनवाते हैं और जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह, अरे अब क्या महारानियों को रोज रोज आकर उठाना पड़ेगा? दिखाई नहीं देता क्या सुबह के 8 बजे हैं? उठो, नाश्ता बनाना है। मम्मी जी, मैंने उठने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। कुछ नहीं हुआ है तुझे, उठ और जल्दी रसोई में जा। इस घर में बहू की छुट्टियों का कोई नियम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तबीयत खराब है तो पहले ही दवाइयाँ लिया करो, लेकिन टाइम से उठा करो। और चल अब जल्दी रसोई में जा। पिंकी जबरदस्ती प्रीति का हाथ पकड़कर उसे उठाती है। जैसे ही प्रीति चलने की कोशिश करती है, उसे तेज चक्कर आता है और वो वहीं गिर जाती है। गिरते समय उसका हाथ पास रखे एक महंगे फ्लावर पॉट से टकरा जाता है और वो टूट जाता है। आवाज सुनते ही सुदेश, दुर्गेश और घर के बाकी लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। हे भगवान, इतना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ दिया, ये तो हमने राजस्थान से मंगवाया था। रहने दो, हम खुद ही खाना बना लेंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, ये तो सच में बहुत बीमार और कमजोर हो गई है, इन्हें आराम की जरूरत है। हाँ वैसे भी रात को इन्होंने जैसा खाना बनाया था उससे अच्छा तो हम ही खुद बना लेंगे। मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, आप लोग ही खाना बनाओ। वैसे भी पहले आप बहुत अच्छा खाना बनाती थी। दीपिका की बात सुनकर पांचों बहुएं मन ही मन मुस्कुराने लगती हैं। पता नहीं कौन से पहले की बात कर रही हैं। मेरी शादी को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन मैंने आज तक इन 5 में से किसी को भी रसोई में नहीं देखा। चलो अच्छा है, आज खाना बनाने की इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम लोग अच्छे से आराम करो, और हाँ लड़कों, इन्हें कोई अच्छी सी दवा दिलवा देना ताकि इनकी बीमारी एक ही बार में जड़ से खत्म हो जाए। इतना कहकर पांचों सासें रसोई में चली जाती हैं। अरे सब्जी काटने में तो बहुत समय लग जाएगा। एक काम करती हूँ, लड़कियों को भी बुला लेती हूँ। कमला, दिव्या, गुड्डन, रिया और दीपिका को रसोई में बुला लेती है। अरे मम्मी, मुझे तो सब्जी काटनी भी नहीं आती है, और इतनी सारी सब्जियों का क्या करेंगे? इतनी सारी भी 400 लोगों में कम पड़ जाएगी। चुपचाप बैठ के काटो। तुम भी अपनी भाभीयों के राज में आलसी हो गई हो। आज जब खुद काम करने की बारी आती है तो सभी अपनी अपनी बेटियों को भी काम पर लगा देती हैं। अरे यह आटा तो मुझसे गूंथा ही नहीं जा रहा, कितना सख्त हो गया है। इसमें थोड़ा पानी और मिला दो, रुको मैं गर्म करके लाती हूँ। सरला गर्म पानी लाकर आटे में डाल देती है, लेकिन उससे ज्यादा पानी पड़ जाता है और आटा बिल्कुल पतला हो जाता है। हे भगवान, अब तो ये सारा आटा फेंकना पड़ेगा, इससे 2 रोटियां ही नहीं बनेंगी। चलो इसे छोटे चावल बना लेते हैं। कलावती बहुत सारे चावल धोकर बड़े टब में भरती है।
अरे भगवान, ये टब तो मुझसे उठ ही नहीं रहा। बहू इसे कैसे उठाती थी? पिंकी जरा हाथ लगाना। हाथ तो लगा दूंगी, लेकिन आपने इतने सारे चावल क्यों रख दिए है? और गैस की आंच भी तेज कर दिया, और पूरा आटा भी पूनम ने खराब करवा दिया है। अरे भाई, सरला ने गर्म पानी दिया था, मैंने थोड़ी ना दिया। अरे जब पूनम कह रही थी कि आटा बहुत सख्त हो रहा है तो उसमें पानी ही तो डालना था। अरे पूनम को आटा गूंथना ही नहीं आता है क्या? आज पहली बार बना रही है क्या? हाँ हाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, आप लोग ही सर्वगुण संपन्न हो। अभी तक इनसे एक भी खाना तैयार नहीं हुआ था, ऊपर से सभी एक दूसरे पर दोष डालने में लगी थी। इसी बीच चावल भी जल जाते हैं और जल्दबाजी में सब्जियां भी इधर उधर बिखर जाती हैं। देखते ही देखते पूरी रसोई मछली बाजार बन जाती है। रसोई से आ रही तेज आवाजें सुनकर दादी, दादाजी, ससुर और घर के सभी बेटे भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? पागलों की तरह क्यों लड़ रही हो? देख लो सरला को, कैसे सारा इल्जाम मेरे सिर पर मड़ रही है कि चावल मैंने खराब कर दिए, गैस जलाकर तो खुद ही भूल गई थी। अरे ये सब छोड़ो, तुम लोगों ने कुछ खाने को बनाया भी है या नहीं? हमसे नहीं बनता कुछ भी, जिसे खाना है बाहर जाकर खा ले। इतना कहकर पांचों सासें फिर से आपस में बहस करने लगती हैं। ये सब देखकर दादा दादी बहुत दुखी हो जाते हैं। हमें नहीं खाना कुछ भी, तुम लोग पहले लड़ना बंद करो और यहाँ से जाओ। एक वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाई तुम पांचों। मुझे तो तुम्हें अपनी बहुए कहते हुए भी शर्म आ रही है, ऊपर से तुम लोग आपस में लड़ रही हो। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप लोगों ने हमें इस तरह एक साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो हमें इतने बड़े परिवार का बोझ भी नहीं उठाना पड़ता। आखिरकार कलावती के मुंह से सच्चाई निकल ही जाती है। उसकी बात सुनकर दादा दादी का दिल टूट जाता है। इसके बाद सभी औरतें रसोई से बाहर चली जाती हैं। उधर जब पांचों बहुओं को ये बात पता चलती है तो वे मन ही मन खुश हो जाती हैं। देखा, हमें तो पहले से ही पता था कि ये लोग एक दिन भी इस भंडारे वाली रसोई में टिक नहीं पाएंगी। हाँ बिल्कुल, देखो कैसे आपस में लड़ रही हैं। लेकिन दादाजी बहुत गुस्से में है, लगता है आज कोई बड़ा फैसला होने वाला है। तभी दादाजी पूरे परिवार को तीसरी मंजिल पर बुलाते हैं। कुछ ही देर में सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। आज तुम लोगों को रसोई में लड़ते हुए देखकर एक बात तो साफ हो गई कि मैं कितना गलत था, जो तुम सबको एक साथ रखने का सपना देख रहा था। हाँ बिल्कुल, हमने अपनी जीवन भर की कमाई लगाकर ये 4 मंजिला बड़ा घर इसलिए बनाया था ताकि हम सभी बच्चे एक साथ रहें। लेकिन तुम तो एक दूसरे से दूर रहने में ही खुश हो। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, आज से तुम सब अलग अलग घरों में रहोगे और अपनी अपनी अलग रसोई में खाना बनाओगे। दादाजी का फैसला सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। कोई भी उनके इस निर्णय का विरोध नहीं करता। कुछ ही दिनों में सभी अपने अपने अलग घरों में रहने लगते हैं। अब वे कभी कभार ही मिलते हैं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा प्यार और सम्मान के साथ रहते हैं। उस दिन आपने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। देखिए हमारे बच्चे अब दूर रहकर भी कितने प्यार से रह रहे हैं। शांति की बात सुनकर दुर्गेश मुस्कुरा देते हैं। दूसरी तरफ पांचों बहुएं भी अब अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने लगी हैं। वे अपने दोस्तों से मिलती हैं, घर वालों से आराम से बात करती हैं और अब उन्हें पहले जितनी भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती। आखिरकार उस 400 लोगों वाले ससुराल से छुटकारा मिल गया। अब जिंदगी में कितना सुकून है, वरना हमारी पूरी जिंदगी तो पहली मंजिल से चौथी मंजिल के चक्कर लगाने में निकल जाती थी। हाँ सच में ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना हमारी जिंदगी तो ऐसे ही दूसरों का काम करते करते निकल जाती। पांचों बहुएं एक साथ बैठकर मुस्कुराती हैं। आज उनके चेहरों पर सुकून भरी आजादी और नई शुरुआत की खुशी साफ दिखाई दे रही होती है।